अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती म्यूज़िक वर्ल्ड से हाज़िर है और हमारी कोशिश होती है कि हमेशा किसी ना किसी सेलिब्रिटी को जो है ना वो आपके सामने लाकर जो है ना वो पेश किया जाए। और आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी और बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी राइटर और बहुत अच्छी लायर अंदलीब मुस्तफ़ा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया इतनी सारी मेरी तारीफ़ें करने का और खूबियाँ बताने का। मैं आप लोगों की ममनून हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए वक़्त निकाला और यहाँ पर आप आए हैं। जी, आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अंदलीब जो है, आपका नाम अंदलीब मुस्तफ़ा है। अंदलीब क्या है? आपने पहला सवाल ही बड़ा पेचीदा-सा कर दिया है, जो कि ये चीज़ बता रहा है कि आप इन चीज़ों में काफ़ी ज़हानत रखते हैं। अंदलीब मुस्तफ़ा शायद पहले एक बहुत आम-सी औरत थी, आम-सी लड़की थी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक आने में मैंने अपने आप को बहुत बदला, बहुत चीज़ें देखी। अब अंदलीब मुस्तफ़ा एक बहुत मज़बूत और बहुत एक ऐसी खातून है जो शायद जिसे वो कहते हैं ना कि ना अब झुक सकती है, ना टूट सकती है। जिसने शायद टूट-टूट कर जुड़ना सीख लिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं एक बतौर एडवोकेट भी यहाँ पर काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं लेक्चरर भी हूँ। इसके अलावा शायरी से भी मेरी वाबस्तगी है, एक शौक़ है और कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। अच्छा अंदलीब जी, मुझे ये बताएँ कि आपने शायरी जो है वो कब स्टार्ट की और कैसे, यानी किसका स्टार्ट हुआ? कब स्टार्ट की? स्टार्ट देखिए जी, शायर जो भी होता है ना वो मुझे लगता है कि तभी बनता है जब उसकी ज़िंदगी में कोई टूट-फूट का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। मैं उस वक़्त शायद 16 बरस की होंगी जब मैंने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा टूटी, बहुत दफ़ा जुड़ी, बहुत दफ़ा गिरी, फिर बार-बार उठी। तो शायद मेरे अंदर तभी कहीं एक पैदा हो रहा था, एक मुझे नहीं अंदाज़ा था। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर जो है वो मैंने 6th क्लास में लिखा था। लेकिन तब उस ज़माने में मतलब जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं 6th क्लास में थी तब ख़वातीन का या लड़कियों का शायरी करना कोई अच्छा नहीं समझा जाता था। और शायद घरवालों को भी अंदाज़ा ना हुआ। मुझे अभी तक याद है कि मेरे अब्बा ने मेरा वो जो डायरी थी वो फाड़ दी मेरी शायरी पे। तो उसके बाद फिर एक डर बैठ गया अंदर, फिर ज़िंदगी ने कुछ ऐसे हालात से गुज़ारा कि कुछ ऐसे सदमों से दो चार किया, फिर खुद ही पता ही नहीं चला आप कब शायर बन गए और बस अब शायरी शुरू हो गई। वेरी गुड। अच्छा, एक जो अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि मकाफ़ात अमल जो है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर शायद जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ, मेरा नहीं ख़्याल कोई और करता होगा। मेरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा का बहुत असर है। मेरी हर बात में शायद आपको उनका ही तज़किरा मिलेगा। मेरे अब्बा एक बात कहा करते थे कि जब मैं कभी ज़िंदगी में थकती थी या रोती थी या मायूस होती थी अपने हालात से, चीज़ों से, तो मेरे अब्बा एक चीज़ कहा करते थे कि अंदलीब, ज़िंदगी में हम जो करते हैं ना, वो एक वक़्त आता है जब हमारी आँखों के सामने वो फ़िल्म चलती है और वो वक़्त हमारा आखिरी वक़्त होता है। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होगा। तो जो हम किसी के साथ करते हैं ना, वो हम अपनी ज़िंदगी में भुगतते हैं। इसलिए कभी बुरा मत करना। और वो शायद एक वो बिलीव था जो मेरे बाप ने मेरे अंदर डाला कि मेरे साथ कोई बुरा भी कर जाए ना, तो मैं उसके साथ बुरा करने से गुरेज़ करती हूँ। मैं खुदा पे छोड़ देती हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर मकाफ़ाते अमल होते अभी तक देखा है। और मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आपके साथ कोई बुरा करे, आप उसे रब के हवाले कर दें कि या अल्लाह तू बेहतर जानता है इस बंदे की इंटेंशन क्या थी, मुझे नहीं पता। वो रब जाने और बंदा जाने, बस आपका इतना। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि औरत में और एक वर्किंग लेडी में क्या फ़र्क है? वर्किंग लेडी औरत नहीं रहती, उसको ये मुआशरा औरत रहने भी नहीं देता और उसको रहना भी नहीं चाहिए। आप पर इतने कीचड़ और पत्थर फेंके जाते हैं कि आप उन्हें चुनते-चुनते थक जाते हैं, लेकिन लोग फेंकने से गुरेज़ नहीं करते। मैं जब इस फ़ील्ड में आई, वकालत की बात करूँ तो मैं बहुत शौक से आई। शुरू-शुरू में तो मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे जो मेरे मेल कलीग्स हैं, जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक एप्रिसिएशन देंगे, बड़ा प्रोटोकॉल देंगे कि एक खातून काम कर रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में एक खातून के लिए इस फ़ील्ड में या किसी और फ़ील्ड में भी एक मज़बूती के साथ या एक कदम जमाकर आगे बढ़ना जितना मुश्किल है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। घर में रहने वाली औरत, मैं कहती हूँ वो ब्लेसिंग्स में होती है। अल्लाह ताला ने उसे हर चीज़ से महफूज़ रखा होता है।
باہر نکلنے والی عورت مرد ہو جاتی ہے. اس کو اپنا دفاع کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو حالات سے بچانے کے لیے خود کو بدلنا پڑتا ہے. تو میں نے یہاں پر آ کر بہت کچھ سیکھا. بہت شروع میں تو بہت روتی بھی تھی. ایک عام سی لڑکی گھر سے آئی وکالت کے پیشے میں, تو کسی نے کچھ کہہ دیا, ہرٹ ہوئی تو رو بھی لیا, دل کا غبار نکال لیا, اور پھر اگلے پہ اعتماد بھی کر لیا. لیکن پھر یہیں سے سیکھا کہ جو لوگ آپ کو زندگی میں ایک دفعہ ڈاج یا دھوکہ دیتے ہیں نا, وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے. آپ بحیثیت عورت آپ نے دوبارہ اعتماد نہیں کرنا. آپ نے اگر 2 آنکھیں ہیں نا, تو آپ نے اپنی 4 آنکھیں کھول کے چلنا ہے. بس یہ فرق ہے, اتنا سا فرق ہے ایک ورکنگ ویمن میں اور ایک عام عورت میں. اور زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو, یا جس واقعے سے آپ نے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہو, یا جس میں ایک بہت بڑا ایک میسج ہو, ایک سبق ہو؟ زندگی میں اگر ایک ایسا واقعہ, بہت سارے ہیں, لیکن ایک واقعہ جس نے مجھے بہت توڑا اور پھر میں بڑی مضبوطی سے جڑی, وہ تب جب میں نے اپنے باپ کو کھو دیا, جب ان کا سایہ مجھ سے چھن گیا. مجھے احساس نہیں تھا کہ باپ اتنا ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ میں سب سے زیادہ اپنے باپ سے اٹیچ تھی. جس دن میں نے انہیں 2 سال قبل 21 نومبر کو میں نے ان کو کھویا, میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا. اور اس کو کھونے کے بعد میں نے اصل زندگی اور اصل دنیا دیکھی کہ وہ لوگ جو مطلب ہمارے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے ابا کی زندگی میں, وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پھر ہمارے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے. اور جن لوگوں مطلب جو لوگ چاہتے تھے کہ میرے ابا کوئی بات کریں اور وہ ہمارے گھر پہ چیزیں لے کے آئیں, تحفے تحائف لے کے آئیں, اور جن لوگوں نے میرے ابا کے, کچھ ایسے بھی لوگ تھے پیسے دینے تھے یہاں تک کہ وہ لوگ ایسے بدلے کہ انہیں اپنی آخرت بھی یاد نہیں رہی. تو زندگی بہت مشکل لگی ان 2 سالوں میں. جب گھر کا سارا سسٹم میرے اور میرے بھائی پہ آیا تو بہت مشکل لگی زندگی. اور پھر ہر گزرتے ایک لمحے کے ساتھ زندگی نے رلایا, زندگی نے سکھایا, اور پھر زندگی نے ہنسایا بھی, پھر سیکھا بھی کہ جینا اسی کا نام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. تو بس ایسا ہوا ہے. دیکھیں, زندگی میں آپ نے کافی تلخ تجربات کیے, تو زندگی ہے کیا؟ میں آپ کو سچ بتاؤں, زندگی جتنی بھی تلخ ہو نا, آپ کو لگتا ہے زندگی ایک کھیل تماشا ہے. آپ جس طرح ہم کوئی وہ کسی فورٹریس یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا, اور ایک ہمارے سامنے ریل گاڑی یا وہ گاڑی یا خرگوش بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں, آپ اس میں سکے ڈالتے چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو تماشا دکھا رہا ہے, آپ محظوظ ہو رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہیں اسے. زندگی ایسی ہے, آپ کوائنس ڈال رہے ہیں, اپنی عمر کے وہ حصے, وہ سکے ڈالتے چلے جا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب آپ کی زندگی میں آپ کے ہاتھ میں آپ کا آخری سکہ رہ جاتا ہے. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو گزر بھی گئی, پتہ بھی نہیں چلا. بس زندگی اتنی سی ہے. اور یہ ایک طرف یہ کرائم کی لسٹ چل رہی ہوتی ہے, دوسری طرف پوئٹری, یہ کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ ہر انسان کی شخصیت کے نا بڑے حصے اور بڑے پہلو ہوتے ہیں, بڑے چہروں پہ نقاب ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے جو آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب میں یہاں پر ہوتی ہوں میں ایک وکیل ہوتی ہوں, جب میں اپنے ساتھ تنہا یا اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں پھر میں ایک شاعرہ ہوتی ہوں. جب میں شاعرہ ہوتی ہوں تو میرے خیال میں بائی نیچر ہی میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوں, بہت زیادہ رومانٹک ہوں, کیونکہ شاعری کے لیے رومانوی طرز پہ سوچنا, حساسیت آپ میں ہونا بڑی ضروری ہے. تو یہ چیزیں مجھ میں کوٹ کے بھری ہوئی ہیں, بلکہ بعض اوقات اکثر مجھے اپنے سینئر سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس دنیا سے باہر آ کر سوچو. لیکن ابا کی وفات کے بعد میں شاید بہت پریکٹیکل ہوئی ہوں, لیکن پھر بھی ابھی بھی بہت زیادہ میں جو ہوں وہ حساس ہوں, بہت زیادہ سینسٹیو لڑکی ہوں. یعنی کہ آپ کو میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی, اور شاید وہ میری شاعری میں چیزیں نظر آتی ہیں کہ میں کتنی حساس ہوں. آپ کیونکہ آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے سارا وکالت میں گزر جاتا ہے, پھر شاعری میں گزر جاتا ہے, اور فیملی کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ فیملی ایکچولی میں اپنے ابا کی بہت زیادہ لاڈلی رہی, تو شادی کے بعد سے میں اپنے ابا کے ساتھ ہی رہی, ماں باپ کے ساتھ رہی ہوں. یہ میرے لیے بڑی نعمت ہوئی.
अल्लाह ताला ने बच्चों से नवाजा, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। बड़ी बेटी मेरी 9 साल की है, उससे छोटी 7 साल की, और बेटा 5 साल का है। महानूर, रुमैसा और ज़ैनुल आबिदीन, यही मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है। तो वो मेरी अम्मा उनसे मेरे से भी ज़्यादा करीब है, और वो मुझसे भी ज़्यादा मेरी अम्मा से करीब है। तो वो घर पे उनकी देखभाल, ख़्याल करना, सुबह में उनको स्कूल भेजना, उनका लंच बनाना, उनका नाश्ता वग़ैरह देखना, वो सब मैं खुद करके आती हूँ। फिर जब मैं वापस जाती हूँ, उनको देखना, करना, मतलब जिस हद तक एक औरत जो वर्किंग लेडी होती है वो अपना घर मैनेज कर सकती है, मैं उस हद तक, उस कैपेसिटी तक मैं करती हूँ। बाकी आपको पता है कि कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करनी पड़ती हैं। एक काम करने वाली औरत उस तरह की भरपूर ज़िंदगी नहीं गुज़ारती जो एक घर पर रहने वाली। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी का जो एक मशग़ला है वो क्या है? शायरी तो है अपनी जगह पे, वकालत अपनी जगह पे है। इसके अलावा जो आपका टाइम है वो आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरी ज़िंदगी का मशग़ला जो मुझे लोग जानते हैं, मैं थोड़ा इसी बात पे हँस भी रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं जितने ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हूँ, परेशानी में जाती हूँ, हमेशा मैं आपको सैलून में नज़र आऊँगी। मैं जितनी परेशान होती हूँ, मैं अपने ऊपर उतनी तवज्जो देती हूँ, और यही मैं तमाम ख़वातीन से अपने बिहाफ़ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सबसे ज़्यादा बुरा अपने साथ ये करते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो हम अपनी ज़ात को तबाह करते हैं। आप अपनी ज़ात को खूबसूरत बनाएं। सैलून में जब आप जाते हैं, आपका आधे से ज़्यादा डिप्रेशन दूर हो जाता है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ी डिप्रेसिव थी, तो मुझे हुआ कि मैं अपने हेयर कलर में कुछ चंक्स कोई कलरफुल करके आऊँ। तो अभी की देखिए, एक मेरा बहुत सीरियस प्रोफ़ेशन है, लेकिन उसके साथ-साथ मैं एक औरत भी हूँ, मैं एक शायरा भी हूँ, मैं एक फ़न लवर भी हूँ। तो मैंने वो किया, और मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो आपका ज़िंदगी में करने को दिल कर रहा हो, वो आपको करना चाहिए। तो बस मैं अपने डिप्रेशन को इस तरह दूर करती हूँ, या फिर मैं म्यूज़िक सुन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक में अगर सुनती हैं तो कौन-कौन से आपके फ़ेवरेट सिंगर हैं जिनको आप सुनती हैं? मेरी चॉइस ही ज़रा डिफरेंट हो जाती है। मैं लता सुनती हूँ, मैं मुकेश सुनती हूँ, मैं तलत महमूद सुनती हूँ, मैं अदनान समी को सुनती हूँ, मैं अली ज़फ़र भी सुनती हूँ। मतलब डिफरेंट मेरे मूड पे है। मैं काफ़ी सारे जितने भी अच्छे गाने वाले हैं वो मैं सुनती हूँ, लेकिन मेरा मूड डिपेंड करता है कि मैं सुनना क्या चाह रही हूँ। कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा ग़ज़लें सुनना पसंद कर रही होती हूँ। गज़लों में अगर आप सुनती हैं तो किस गायक को ज़्यादा सुनती हैं? मेहदी हसन, गुलाम अली, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। मैडम नूरजहां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद काफ़ी, तो आपको पता है हमारी तो म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो बहुत रिच है, बड़े-बड़े नाम हैं। तो मैं सभी को सुनती हूँ। मतलब अगर आप कहें ना कि मैं 1940 वाला भी म्यूज़िक सुनती हूँ और 2021 वाला भी सुनती हूँ। यानी कि मैं अपने आप को डिफ़ाइन नहीं कर सकती एज़ अ म्यूज़िक लवर। कभी मुझे होता है मैं कभी वेस्टर्न भी सुन रही हूँ, कभी हिप हॉप सुन रही हूँ, कभी मैं ग़ज़लों पे आ जाती हूँ, कभी बहुत रोने-धोने वाले भी सुन रही होती हूँ। तो मतलब बस ऐसे है, कोई आप एक फ़िक्स नहीं कर सकते कि मैं क्या सुनूँ। अगर आप हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर होती या प्रेसिडेंट होती तो आपका पब्लिक के लिए क्या रद्द-ए-अमल है? मैं सबसे ज़्यादा तालीम पे फ़ोकस करने का कहती, और मैं एक चीज़ ज़रूर कहती और कोशिश भी करती कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ कि एक ख़ातून, बेशक कि वो शादीशुदा है, बेशक कि वो बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसे सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। वो किसी पे डिपेंड ना करे, क्योंकि जो एक डिपेंडेंसी होती है ना, वो एक ग़ुलामी है। और ये जुमला मेरी नानी अम्मा ने मुझसे कहा था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस फैमिली में पैदा हुई, मेरा ब्रॉट अप हुआ, वहाँ पे मुझे इतने सेंसिबल लोग मिले मेरी ज़िंदगी में। जैसे मेरी नानी अम्मा का बड़ा किरदार था, मेरे मामू का, मेरे बाप का, मेरी माँ का, कि उन्होंने मुझे वो चीज़ें सिखाई जो बहुत प्रैक्टिकल थी। मेरी नानी अम्मा कहती थी शादी एक गुलामी है, औरत को सेल्फ मेड होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती गुलामी है, मैं कहती हूँ कि अच्छी भी आपके लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी भी गुजर सकती है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लगे कि उस तरह नहीं है, तो फिर आप सेल्फ मेड हो जाएं। मैम मुझे ये बताएँ कि ख्वाब और हकीकत जो है उसमें क्या डिफ़रेंट है? अगर मैं ये कहूँ कि ख्वाब ही आपकी हकीकत बनते हैं, तो गलत नहीं होगा। हम जो सोचते हैं, जिसकी जुस्तजू करते हैं, वही हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन जाती है। बस यही फ़र्क है। और कई लोगों को तो ख्वाब पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। अभी भी मेरे बहुत सारे ख्वाब अधूरे हैं, लेकिन मेरी जुस्तजू, मेरा अज़्म, मेरी हिम्मत कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। आप जैसे-जैसे मंज़िल के करीब जाना शुरू होते हैं ना, आपको लग रहा होता है कि आपकी मंज़िल, आप, मुझे लगता है कि आप में जुस्तजू, आपका जज़्बा और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और वही लम्हा होता है जहाँ पर कुछ लोग हिम्मत हार देते हैं और थक जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिस हाल में जीना मुश्किल है, उस हाँ, हाल में जीना। ऐसा ही है। तो दूसरा मुझे ये बताएं कि इस मुकाम तक आप पहुंची हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आप इस वक्त इस मुकाम पे? सबसे पहले तो रब ताला की ज़ात, सबसे पहले तो वही। उसके बाद मेरे अब्बा, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत, उस वक़्त बहुत ज़्यादा पुशअप किया जब मैं किसी काबिल नहीं थी। मुझे लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला। अगर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बात करूँ, अपनी वकालत के हवाले से बात करूँ, तो जो मेरे सीनियर चौधरी सलमान ज़हूर, जिनके साथ मैं पिछले 6 साल से एसोसिएटेड हूँ, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। हाँ, सम टाइम डांट डपट वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो ही इज़ द वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने मुझे मेरे अब्बा के बाद खड़ा होने में और संभलने में मेरा बहुत साथ दिया। आपके लिए ज़रूरी नहीं होता कोई शख्स फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी लेकर आए। जो शख्स आपको करेज दे, जो कहे कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो, तुम कर लोगी, जीत जाओगी, इन जुमलों की ज़रूरत होती है। और अब्बा के जाने के बाद ये जुमले कहने वाले लोग जो थे, वो उनकी तादाद बहुत कम हो गई थी। फिर मेरी वालदा, जिनकी दुआएं यहाँ तक मुझे लेके आई हैं, और जाहिर है आपके बहन भाई, आपकी औलाद, सभी लोग आपके जज्बों को बढ़ाने में आपके साथ होते मुआवन हैं। होते हैं। बाप चूँकि एक ऐसा मुकाम होता है बाप का कि वो बाहर से सारी ज़रूरियात फैमिली के लिए इकट्ठी करता है, और बाप का जो मकाम है, बाप की जो शान है, उस हवाले से मैं कुछ चंद जुमले आप। देखिए, मैं, ये बहुत एक इमोशनल मेरी ज़िंदगी का पहलू है, जिसमें मैं जब बात करती हूँ तो मुझसे बात नहीं होती। मैं, बाप मेरे लिए क्या था, मैं इतना ही कहूँगी कि कब्रिस्तान में कभी जाने से बहुत डर लगता था, दिन में भी नहीं कभी जाती थी। अब एक वो लम्हा है जब मैं कभी कभी रात को 1 बजे उठकर और कब्रिस्तान चली जाती हूँ और डर नहीं लगता। और कभी जब ज़िंदगी में बहुत अकेला महसूस करती हूँ, तो एक वाहिद जो जगह जहाँ पे मुझे तसल्ली और तशफ़ी मिलती है, वो मेरे अब्बा की कब्र होती है, जिस पे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ और मैं उनसे बात कर लेती हूँ, और मुझे लगता है वो मुझे सुनते हैं। और उससे हैरत की बात ये है कि मैं ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल में होती हूँ या बीमार होती हूँ, कुछ ऐसा होता है, तो मेरे अब्बा मुझे ख्वाब में आते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे आस-पास हैं, और आज भी मैं अपने अंदर जितनी ताकत, तवानाई महसूस करती हूँ, वो अपने अब्बा की वजह से। बाप बेटी के लिए ख़ुसूसन उसके सर की छत और पैर के नीचे ज़मीन होता है। जब वो नहीं रहता ना, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता। ज़िंदगी में कोई ऐसा मैसेज जो हमारी जो यूथ है, उसके लिए जो मैसेज देना चाह रही हैं, वो क्या मैसेज देंगे? आप में जो भी टैलेंट है, जो भी आप में अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ नहीं रखा हुआ। उस टैलेंट को बर्बाद मत होने दें। अच्छा लिखते हैं तो लिखें, अच्छा गाते हैं तो गाएं, अच्छा पढ़ते हैं तो पढ़ें। मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी। एक वक्त था, आप शायद ये सुनने वाले लोग और देखने वाले हंसेंगे, मैं अपनी नानी अम्मा के पास जब रात को सोती थी ना, तो मैं अपने आप को अज्यूम करती थी कि मैं एक स्टेज पे खड़ी हूँ और बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं और मेरा इंटरव्यू चल रहा है, और वो मुझसे सवालात पूछ रहे हैं, और ये जो सारी बातें आज बैठे मैं यहाँ आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं कर रही हूँ ना, ये मैं अपने आप से करती थी। अच्छा आप बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से स्टार्ट लिया, कितना पढ़ा, क्या किया, और मैं खुद ही को जवाब भी देती थी, खुद ही से सवाल भी करती थी। ये वो चीज़ें थी जो मैंने खुली आंखों से ख्वाब देखे, और आज ये मेरी ज़िंदगी की ताबीर है, और वो पूरे हो रहे हैं। और आपकी माशाल्लाह जो है वो शख्सियत बहुत अच्छी है, आप एक अच्छी सेलिब्रिटी हैं और आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, और अगर आपको बाहर के इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं लड़ूंगी, नहीं। उसकी उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि
میں بہت بولڈ ہوں، بہت زیادہ بولڈ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ایک شٹ اپ کال آپ نے کسی کو کیسے دینی ہے، کسی شخص کو، کسی مرد کو کیسے دینی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک عورت ہوں. دیکھیے یہاں پر نا عورت کو اپنا آپ منوانے کے لیے یا اس پر کوئی ایک چھوٹی سی بھی تہمت لگا دینا تو ہمارا معاشرہ، میں کہیں پڑھ رہی تھی، بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا تھا کہ جب ہم بد کردار کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں صرف عورت آتی ہے، مرد آتا ہی نہیں ہے کہ مرد بھی بد کردار ہو سکتا ہے. تو ایک ایسے معاشرے میں میرے خیال میں کسی عورت کے لیے جستجو یا الیکشنز میں کھڑے ہونا بہت مشکل ہے. ہاں لیکن رب تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پتہ نہیں اس ذات نے مجھے کہاں لے کے جانا ہے. مجھے بہت یقین ہے کہ اس نے میرے لیے بہت بہتر سوچا ہوگا. اگر اس نے چاہا یا اس کی چاہت ہوئی تو اس کے سامنے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اپنی مرضی نہیں ہے. جی دوستوں، اب ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور آئندہ پھر ہم ملیں گے آپ کو کسی اچھی سیلیبریٹی کے ساتھ، اور جاتے جاتے ہم اندلیب مصطفیٰ جو ہے ان کی زبان سے کچھ جو ہے نا گفتگو سنیں گے. اچھا جی، بہت شکریہ. میں خالق چشتی صاحب کی اور میوزک ورلڈ کی بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا اہم سمجھا اور میری اتنی گفتگو ریکارڈ کی، میری شاعری کو اتنی زینت بخشی. اور آپ لوگوں سے میں یہی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میری جو بھی شاعری ہے یا جو بھی میرا انٹرویو ہے اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. اور ایک اور خصوصی چیز جو میں آپ سے کہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے. اور آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو انجیب مصطفیٰ کی طرف سے بہت بہت ساری میری بیسٹ وشز. تھینک یو. میں میوزک ورلڈ جو ہے ان کی طرف سے ایک بہت اچھی اپرچونٹی آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی صلاحیت ہے، کوئی بھی خدا داد صلاحیت کے آپ مالک ہیں، آپ اچھا گا سکتے ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ کسی کی اچھی جو ہے وہ نقل اتار سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ نے میوزک ورلڈ سے ضرور رابطہ کرنا ہے، خالق چشتی صاحب سے ضرور رابطہ کرنا ہے. یہ آپ کو ایک بہت اچھا، بہت زبردست پلیٹ فارم دیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بن سکتی ہے، سنور سکتی ہے. ایسے ہی کسی کو وسیلہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور میرے خیال میں میوزک ورلڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک وسیلہ ثابت ہوگا. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے اور سننے کا.